Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to Studies with Joy. आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच और कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, और हर एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच में आपके बहुत सारे मार्क्स भी निकल जाते हैं। वो दो मार्क्स के भी आते हैं और क्वेश्चंस, तो वो आप बहुत ज़्यादा बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है कि वो फिगर ऑफ स्पीच। तो watch this video till the end, and if you have not subscribed my channel then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a new video. हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो अभी जब हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच ही क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? So figures of speech, a figure of speech is an ornamental use of words, figures of speech. Okay, so it is a ornamental use of words, commonly used in poetry to enhance the beauty, imagery, poetic effect and rhyme scheme of the poem. There are many figures of speech in English and each one has a different function. So that only we are going to now learn. तो एक फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यूज़ करते हैं फॉर गिविंग सम इमेजिनरी या फिर सम पोइटिक अफेक्ट और मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग टू अ पोएम। दैट्स वाई वी यूज़ फिगर ऑफ स्पीच। अंडरस्टूड? और देर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड ईच ऑफ देम हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि एलिट्रेशन, रिपीटेशन का अलग फंक्शन है। सो वही हम लोग अभी पढ़ते हैं। चलिए, अभी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स। मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स में आपको जो पैसेज आते हैं पोएम्स के, उनमें आपको ये फिगर ऑफ स्पीच मोस्टली मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं वो इन पे ही होते हैं जल्दी। तो सिमिली, जिसमें होता है कंपैरिजन, मेटाफॉर, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरिजन है वो भी, पर्सोनिफिकेशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मोस्टली वो पोएम्स में यूज़ किया जाता है। तो वो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज पर्सोनिफिकेशन। देन एलिट्रेशन भी मोस्टली सभी पोएम्स में ये यूज़ हुआ जाता है, ठीक। और इसलिए एलिट्रेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन फिगर्स ऑफ स्पीच। हर बच्चे को आता है ये फिगर ऑफ स्पीच। देन रिपीटेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजियर। Now let's learn about some more figure of speech which are important and उनके भी questions बहुत बार आ जाते हैं, जैसे कि interrogation, यानी कि question poems में बहुत बार questions पूछे जाते हैं। तो वो वाली लाइन अगर आपको पूछा है identify the figure of speech, तो वो interrogation होगा। फिर exclamation, तो exclamation में exclamation mark होगा, तो वो भी बहुत बार आता है पोएम्स में। फिर पोएम्स में इन्वर्जन भी बहुत कॉमन है, क्योंकि इन्वर्जन में क्या होता है, पोएम्स के लाइंस को एक प्रोज ऑर्डर में नहीं लिखा जाता, उन्हें थोड़ा उल्टा पुल्टा किया जाता है। सो ये भी बहुत बार किया जाता है टू गिव अ बेटर पोएटिक इफेक्ट। फिर क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स, उसमें तो आप जानते ही है कि क्लाइमेक्स में कंपैरिजन होता है फ्रॉम हायर टू लोअर, और एंटी क्लाइमेक्स में उसका उल्टा होता है। देन ट्रांसफर्ड एपिथेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये सब भी कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको क्वेश्चंस उनके आते रहते हैं। वो भी मोस्टली ये देखा जाता है कि यही ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो हम लोग इससे भी ज़्यादा कुछ फिगर ऑफ स्पीच और की भी बात करेंगे आज। तो मैं आपको ज़्यादा बेसिक आइडिया दूंगा सभी फिगर्स ऑफ स्पीच का, एग्जाम्पल भी दूंगा और उनका आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिली, द मोस्ट फेमिलियर टू अस। हम सबको इसके बारे में पता है। सिमिली is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds which are alike at least in one point using comparative word like as, like or so as. सो कंपैरेटिव वर्ड सिमिली में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर एक पहले कंपैरिजन होता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स विच आर as like and so as. These are the some comparative words that are used in simile. Okay, and it is a figure of speech in which a comparison is shown between two objects or between two ideas also.
So remember that only objects cannot be compared. Between two ideas can be there also be a comparison. सिमिली आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक ही सिंपल सा लॉजिक है, एज और लाइक की मदद से अगर कंपैरिजन हुआ है तो वो सिमिली है। अगर एज और लाइक है लेकिन अगर कंपैरिजन नहीं हुआ तभी भी सिमिली नहीं है। एज और लाइक से लेकिन अगर कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में या फिर दो आइडियाज़ के बीच में तो वो सिमिली है, याद रखना। एग्जाम्पल देखते, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ लायन। द गिवन लाइन is an example of simile. Here there is a comparison between the man and the lion. Quality of comparison is strength. The comparative word used is as. So he is as strong as a lion. As to use किया है, यहाँ पर comparison भी हुआ है between man and the lion. Okay? And the comparison का basis क्या है? Strength. So मैंने वो भी यहाँ पर लिखा है कि quality of comparison is strength. दिस वॉज ऑल अबाउट सिमिली। मैंने उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आपको बताया। एज और लाइक यूज़ करके जो कंपैरिजन अगर हो रहा है तो आप उसे सिमिली लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटाफोर की। अब सिमिली से बहुत ज़्यादा सिमिलर है मेटाफोर, बट एक डिफरेंस है कि मेटाफोर में कंपैरिजन होता है एंड दैट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, नॉट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफोर में, और मेटाफोर में कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते, इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये सिमिली है कि मेटाफोर। सिमिली है तो वो कंपैरेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे एज और लाइक। लेकिन अगर कंपैरिजन हो रहा है लेकिन यहाँ पर एज और लाइक या फिर लाइक एज या फिर सो एज ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा रहे तो वो सिमिली नहीं है। फिर भी लेकिन कंपैरिजन तो हो रहा है एंड दैट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, तो वो मेटाफोर है। In this figure of speech, there is a comparison of one thing to another without using any comparative word. So यहाँ पर कोई comparative word use नहीं किया जाता। Example मैं देता हूँ, he was the lion in the battle. This given line is an example of metaphor. Here there is a comparison between the man and the lion. The quality of comparison is bravery. There is no usage of any comparative word. इसी तरह आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना है क्योंकि आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के साथ एक्सप्लेन इट। तो इसी तरह आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में दिए, तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मैंने सब कुछ मेंशन किया है उसमें। हाँ, और यहाँ पर देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया, ही वॉज द लायन इन द बैटल। सो हियर देयर इज डन अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अ मैन एंड अ लायन बट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरेटिव वर्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मेटाफोर। आपको समझ में आया सिमिली और मेटाफोर की डिफरेंस? What is simile? It is direct or indirect comparison between two objects or abstract ideas using comparative words like as or so as or like. But metaphor is a figure of speech in which there is done a direct comparison without using any comparative word. Okay, now let's look forward to next. Next is alliteration. Now alliteration तो सबको पता है, बच्चे को पता है। एलिट्रेशन तो सबका फेवरेट भी है क्योंकि वो जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसमें जल्दी मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ओके, यहाँ पर कोई लेटर का साउंड रिपीट किया जाता है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल की तरह। बट द बटर वॉज बिटर। तो यहाँ पर बी का साउंड रिपीट किया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ alliteration. This given line is an example of alliteration. There is a repetition of the letter B for better poetic effect. इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। हाँ, लेकिन अगर आपको सबको लगता होगा कि एलिट्रेशन जल्दी आइडेंटिफाई करना इजी है और वो लिख देना चाहिए, दैट्स ओके, बट इफ़ यू राइट अ डिफरेंट वन ना, दैट विल बी मोर गुड बिकॉज इट विल पुट अ इम्प्रेशन ऑन योर टीचर। अगर उसमें दूसरा भी कोई फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है तो आप वो लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एलिट्रेशन इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट एनी वन, और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो एलिट्रेशन तो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन, ये भी सबके लिए बहुत ईजी है, सबको ये पता ही है क्या होता है रिपीटेशन में, नाम की तरह ही है वो। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ फ्यू वर्ड्स आर रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक अफेक्ट एंड एम्फेसिस। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन? एलिट्रेशन में द साउंड ऑफ लेटर
फर्स्ट लेटर सेम होता है, बट इन रिपीटेशन द होल वर्ड इज सेम. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. ओके, एग्जाम्पल फ्लो, रिवुलेट, फ्लो. यहाँ पर फ्लो 2 बार आया है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एलिट्रेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर एफ का साउंड रिपीट किया गया है, बट इट इज़ ऑल्सो रिपीटेशन बिकॉज यहाँ पर फ्लो 2 बार रिपीट किया गया है. ओके, समझे आप? The given line is an example of repetition in the statement. There is a repetition of the word flow for better poetic effect and emphasis. I hope that you understood what is the difference between alliteration and repetition. They both are very simple to identify. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें alliteration और repetition दोनों निकले. बहुत बार ऐसा हो जाता है. अब अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट वन, पर्सोनिफिकेशन. ये बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जल्दी से. तो यहाँ पर इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ हैज स्पोकन ऑफ एज हैविंग द ह्यूमन क्वालिटीज़. सबको ये तो समझ में आ जाता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ वाली सेंटेंस होती है जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ दिए जाते हैं या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन क्वालिटीज़ दिए जाते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक फिर भी कर लेते हैं. एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देख के आपको समझाता हूँ. The hills rejoice and clap their hands. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो हिल्स है वो खुश हो रहे और उनके हैंड्स को क्लैप कर रहे. तो दे आर रिजॉइसिंग एंड क्लैपिंग देयर हैंड्स. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन. ये ह्यूमन्स करते हैं. हिल्स कभी ऐसा कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन हिल्स अपने हाथ निकाल कर ऐसे ऐसे क्लैप कर रहे. इट्स नॉट पॉसिबल. सो द गिवन लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन because the hills are personified and the given human quality of rejoicing and clapping. समझे आप? तो ह्यूमन क्वालिटी अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग का आपको दिखे और वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है जो आप कर सकते हो, ऐसा सोचो, तो वो होगा एक ह्यूमन क्वालिटी, वो एक नॉन लिविंग थिंग को दी गई है. तो देयरफॉर इट इज़ पर्सोनिफिकेशन. इतने सिंपली आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा. अब बात करते हैं अगले की, दैट इज़ एक्सक्लेमेशन एंड वेरी सिंपलर वन. एक्सक्लेमेशन से नाम से आपको समझ में आ जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द स्टेटमेंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेशन टू अरेस्ट सरप्राइज एंड अटेंशन. इन फैक्ट द फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज टू मेक द पॉइंट क्लियर. अब यही सेंटेंस आपको नहीं समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्लियर कैसे कर रहा है. समझाता हुआ एक एग्जाम्पल की तरह. वॉट अ ग्लोरियस सनसेट. दिस इज एन एग्जाम्पल. So the given line is an example of exclamation. The statement arrests attention and makes the point clear that the sunset is indeed glorious. तो ये क्लियर हो जाता है ना कि सनसेट ग्लोरियस है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि मेक्स द पॉइंट मैनी टाइम्स क्लियर. एक्सक्लेमेशन में तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेशन, एंड इट इज़ अ सेंटेंस इन विच इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड. Now next is very funny and very amazing. Pun. A pun is a play upon words. है इसमें funny होता है sentences, लेकिन इसका नाम fun नहीं है. pun p, हाँ याद रखना. अब a pun is a play upon words. मैंने बस इतना ही बोला. आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पर humorous things को ऐड किया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल, can a leopard change its spot when it goes from one spot to another. यहाँ पर स्पॉट का 2 मीनिंग को एक साथ यूज़ किया है. क्या बोले कि एक लेपर्ड अपने जो उसके जो शरीर पे जो स्पॉट्स होते हैं वो चेंज कर सकता है वाइल फ्रॉम गोइंग वन स्पॉट टू अनदर. मतलब एक जगह से दूसरी जगह. दूसरा मीनिंग स्पॉट का भी यूज़ किया है. वैसा कुछ पॉसिबल है नहीं, बट इट इज़ मेकिंग वेरी फनी ये चीज़. सो द गिवन लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पन. देयर इज़ अ प्ले अपॉन द वर्ड स्पॉट with the meanings marks on the body and place respectively. तो जब आप पन का एक्सप्लेनेशन लिखते हो आपको वो बताना है कि कौन से 2 मीनिंग्स उसके यूज़ किए. ठीक है, अब अगला देखते हैं. अगला है ओनोमेटोपिया. अब ओनोमेटोपिया बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है. मैं आपको ये, अगर आपके लिए नया है तो मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ. It is a figure of speech where there is an employment of words that imitate the sound or echo the sense. यानी कि यहाँ पर कोई साउंड या फिर एक एनिमल का कोई पर्टिकुलर साउंड या फिर कोई वस्तु कोई चीज़ का साउंड का आपको यहाँ पर वर्ड, ऐसा कोई वर्ड मेंशन किया गया होगा. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. अ फ्लीट ऑफ एयरप्लेन्स विर्ड अबाउट आवर हेड्स.
मतलब हमारे हेड ऊपर से बहुत सारे एरोप्लेन साथ में गए और उनका जो साउंड निकाला उन्होंने, विर्ड, ये यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो क्या लिखा है, अ फ्लीट ऑफ एयरप्लेन्स विर्ड अबाउ आर हेड्स। सो यहाँ पर एक साउंड दिया, पर्टिकुलर साउंड एयरप्लेन का, इसीलिए ये ओनोमेटोपिया है। द गिवन लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया, दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्ड विर्ड टू इमिटेट द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन। समझे? तो यहाँ पर आपको साउंड बता रहे, या फिर आपको और भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। द बेल रैंग्ड, फिर कुछ ऐसे और भी एग्जांपल्स आएंगे आपको, रिंग रिंग रिंग, ऐसे साउंड जो क्रिएट होते हैं वो सब ओनोमेटोपिया ही है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगला हम लोग देखते हैं अभी। नेक्स्ट इज एपिस्ट्रॉफी। अब एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच द स्पीकर एड्रेसेस सम इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग or some abstract idea as if it were a living person or an absent person as if he were present। मतलब एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है एक्चुअली? एपिस्ट्रॉफी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कोई मतलब इस तरह हमें बोला गया है कि कोई एक इनएनिमेट आइडिया या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर कोई इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग को हम लोग बोल रहे कि हाँ, अगर वो ज़िंदा होता तो हम उससे सीधा डायरेक्ट बात कर रहे, जैसे कि हम गॉड से बात कर रहे होते ना, ओ गॉड प्लीज़ सेव मी। सो दिस इज़ एपिस्ट्रॉफी, क्योंकि गॉड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिससे हमें डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन थाई नेम। सो ही इज़ डायरेक्टली एड्रेसिंग द गॉड, ओ लिबर्टी। The given line is an example of epistrophe in the given line, an example of epistrophe because liberty and abstract idea is addressed directly. Okay, I hope that you understood कि epistrophe क्या होता है। वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली किसी abstract idea को address कर रहे हैं। Okay? अब next है interrogation. Interrogation is again very simpler. It's a picture of speech, it's a figure of speech, that is not picture, there should be a correction. So it is a figure of speech where the statement is present in the form of a question for rhetorical effects. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा तो आप समझ जाओगे कि आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल, वाई वेस्ट टाइम ओवर ट्राइवियल और पेटी थिंग्स। The given is an example of interrogation and the statement is presented in the form of a question for rhetorical effect. The meaning implied by the question is that there is no sense in wasting time over petty things. Interrogation तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब some more figure of speech let's us see, जो बहुत कम आते हैं लेकिन important है उनको भी समझना। मैं आपको समझा देता हूँ। Inversion. It is a figure of speech where the process order is arranged for better poetic effect and rhyme scheme. ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो the prose of the order has been changed, उल्टा पुल्टा लिखा गया, हमको इन्वर्जन ऐसे लिखना है और हमें समझना है कि उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोज ग्रामर। फिर आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर epithet or an adjective is transferred from a word to which it properly belongs to some other word closely to with it. इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक एडजेक्टिव किसी और चीज़ को, देखो हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड। ये था एक एग्जांपल इन्वर्जन के लिए, मैंने वो इसके लिए एग्जांपल नहीं दिया था इसलिए मैंने बोला। द गिवन लाइन इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन बिकॉज इन द गिवन एग्जांपल द प्रोजेक्ट ऑर्डर इज चेंज्ड फॉर द बेटर पोएटिक इफेक्ट, और उसका करेक्ट होता है द पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। और अगर जब हम ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात कर रहे थे कि उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस जो है एक एडजेक्टिव, वो नाइट को दिया गया है, तो मतलब स्लीपलेस तो वो लड़का था, नाइट नहीं थी, लेकिन उसे वो नाइट को दिया, लेकिन हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो उस लड़के की नाइट स्लीपलेस थी। मतलब द गिवन लाइन जो हमें मैंने आपको अभी बोली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। In the given example, the epithet sleepless
इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन टू नाइट। वो पर्सन है स्लीपलेस लेकिन हम बोल रहे हैं नाइट को, सो इट वॉज द पर्सन हु वॉज स्लीपलेस एंड नॉट द नाइट। सो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स की। क्लाइमैक्स में क्या होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेंस राइजेज बाय सक्सेसिव स्टेप्स टू व्हाट इज़ मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड इम्प्रेसिव। मतलब कम से सीधा सीधा बढ़ते जाना। आई ऑल्सो सी इट लाइक असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल, आई स्माइल्ड, आई लाफ्ड, आई रोड। तो स्माइल से ज़्यादा लाफ से ज़्यादा रोड। Okay, the given line is an example of climax. In the given example, the sense rises by successive steps from smiling to laughing and finally to roaring. फिर बात करते हैं एंटी क्लाइमैक्स, द ऑपोजिट ऑफ इट। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देर इज अ डिसेंट फ्रॉम समथिंग हायर टू लोअर। सो यहाँ पर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यहाँ पर हायर से लोअर जाता है। हमने पहले क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर जहाँ पर लोअर टू हायर था, बट इन एंटी क्लाइमैक्स इट इज़ हायर टू लोअर। एग्जाम्पल, आई डाई, आई फेंट, आई फेल। तो मतलब मैं पहले लिखा आई डाई यानी कि मर रहा हूँ, फिर आई फेंट यानी कि मैं बेहोश हुआ, और आई फॉल मतलब मैं गिर गया सिर्फ। तो हम लोग बड़े से कम तक जा रहे हैं। द गिवन लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। इन द गिवन एग्जाम्पल देर इज अ डिसेंट इन द सिविरिटी ऑफ आइडियाज फ्रॉम डाइंग टू फेंटिंग एंड फाइनली टू फॉलिंग. Okay, so these were some more important figures of speech that I explained to you that are very helpful to you also, I hope that. और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप कि मैंने जितने भी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझाए आपको सभी समझ में आए. और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते कमेंट सेक्शन में. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए.